पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियोमीटर का सबसे पहले जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेकिन एक बात यहाँ पे और भी है, आपको वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L कब होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कब होता है? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो तब होगा जब आप पोटेंशियोमीटर से होके एक कांस्टेंट करंट को फ्लो करने दोगे। इससे जब करंट जाएगी तो ये कांस्टेंट करंट जानी चाहिए। करंट कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, या स्टेडी करंट उसको आप बोल सकते हो। और ये जो कांस्टेंट करंट है ये यूनिफॉर्म वायर से होके जानी चाहिए। मतलब इसकी जो वायर है, ये जो आप देख रहे हो पोटेंशियोमीटर की, ये वाली वायर, ये वायर जो होगी ये आपकी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब मेरा ये है कि ये अगर वायर है तो इसकी क्रॉस सेक्शन जितनी यहाँ पे है उतनी ही क्रॉस सेक्शन इस जगह पे भी होनी चाहिए, उतनी ही क्रॉस सेक्शन इस जगह पे भी होनी चाहिए, उतनी ही क्रॉस सेक्शन दूसरे एंड पॉइंट पे भी होनी चाहिए। अगर यहाँ से आप शुरुआत कर रहे हो तो जितने वायर की क्रॉस सेक्शन इस पॉइंट पे है उतने ही दूसरे पॉइंट पे, उतने ही तीसरे पॉइंट पे, उतने ही लास्ट चौथे पॉइंट पे, हर जगह पे इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होनी चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे स्टेडी करंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर होनी चाहिए। तब वैसे केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके लेंथ के। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल इसका ये हो गया कि व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर of uniform cross sectional area and composition, the potential drop across any length of the wire is directly proportional to that length। और ये V directly proportional to L आपने बोला है, बिल्कुल सही है। और ऐसे भी आप देख सकते हो कि V upon L this one is equal to constant होता है। और यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोला जाता है, V upon L को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्योंकि ये V अपॉन L क्या है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, देखो ये मैं लिख रहा हूं यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट V अपॉन L को ही बोलते हैं। तो यहां पे आप कह सकते हो कि द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियल वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो आपका पोटेंशियोमीटर आप लैब में भी लोगे तो आपको इतना सा ही पार्ट आपका पोटेंशियोमीटर है। ये पोटेंशियोमीटर होता है जो कि वुडन सरफेस पे ये आपको पूरा प्लेस किया हुआ होता है। ये वायर होती है यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हो ये वायर होती है, ए से लेके यहाँ पे यहाँ तक देख रहे हो ये वायर होती है। फिर यहां से यहां तक वायर होती है, ये 100 और ये 100, 200। फिर यहां से यहां तक 300, देन 400 एंड 400 टू फिर से 100, 500 एंड 500, 200, 600। मतलब यहाँ पे 6 वायर हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ये पहला वायर ये है, पहला, दूसरा ये है, तीसरा ये है, फोर्थ एंड फिफ्थ वन, देन 6th वन। तो हर वायर की लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर की है। तो ये आपके पास 600 सेंटीमीटर की वायर, मतलब 6 मीटर की वायर यहाँ पे आपके पास दी जाएगी। और यही आपका पोटेंशियोमीटर एपरेटस है। क्या है ये? पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर है जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो है ये एक वुडन सरफेस मिलेगी, इस पे स्क्रू से ये यहाँ पे ये वायर टाइट किया हुआ मिलेगा इस तरफ, और ये पॉइंट पे स्क्रू से ये टाइट किया हुआ मिलेगा। उसी तरह से दूसरी तरफ भी यहाँ पे वुडन सरफेस से ये वायर आपको कनेक्ट की हुई मिलेगी। तो वुडन सरफेस पे ये मेटल का स्ट्रिप है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेटल का स्ट्रिप है। और ये मेटल के स्ट्रिप पे ये जो ये है रेक्टेंगुलर में मेटल का स्ट्रिप है, ये बाकी ये पूरा सरफेस आपका वुडन का यहाँ पे आपको मिलेगा। तो वुडन सरफेस पे मेटल के स्ट्रिप से वायर जो है इस तरह से कनेक्ट, स्क्रू से कनेक्ट की हुई आपको मिलेगी। तो जितनी जगह पे है, जब हर जगह पे ये मेटल की स्ट्रिप इस तरह से लगी हुई आपको मिलेगी। ठीक है,
तो पोटेंशियोमीटर तो इतना सही है, लेकिन पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल के लिए, जैसे पहला प्रैक्टिकल आपको कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स की बात है, जैसे जहां की आपके पास एक सेल ये दी हुई है, प्राइमरी सेल इसको बोलते हो, ये आपकी सेकेंडरी सेल है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के साथ आपको प्रैक्टिकल करनी है और आपको ये दिखाना है यहाँ पे कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। कंपेयर करने की बात है तो उसको यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप देखो यहाँ पे आपने दो सेल लिया, पहला प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल। तो एक टर्मिनल जो कि जिससे पॉजिटिव को कनेक्ट कर रखा है पोटेंशियोमीटर का, इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करो। ए पॉइंट को आप किससे करोगे? बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो। ये बैटरी का पॉजिटिव है। और दूसरे पॉइंट्स जैसे यहाँ पे सी देख रहे हो, सी पॉइंट को आप एक की के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको ये देखना होगा कि कनेक्शन किसके साथ है। और इस की को आप रियोस्टेट से कनेक्ट कर दो और रियोस्टेट को आप बैटरी के नेगेटिव से ले जाके कनेक्ट कर दो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक टर्मिनल को आपने बैटरी के पॉजिटिव से, जहां की दूसरे टर्मिनल्स को आपने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे E1 और E2 आपने ले लिया, यहाँ पे एक स्विच बॉक्स बना देना है आपको। स्विच बॉक्स में इसलिए आप स्विच बॉक्स बना रहे हो कि एक समय में आप 1 को 3 से कनेक्ट करोगे, तो मतलब बैटरी E1 जो है वो 3 से होता हुआ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप 2 को 3 से कनेक्ट करोगे तो बैटरी E2 फंक्शन करेगा, ना कि E1 का करेगा। तो E2 का कनेक्शन अब गैल्वेनोमीटर से होता हुआ जॉकी के पास कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के कनेक्शन को आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो कनेक्शन आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किसका किसका कनेक्शन आपने कहाँ पे किया हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बैटरी का जो प्राइमरी सेल है और ये सेकेंडरी सेल है, तो ये प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल नीचे आप देख सकते हो, ये ई जो है, ई बैटरी के अंदर, बैटरी के साथ मतलब इस सिस्टम में जो आपने बैटरी लगाई हुई है, ये ई की जो वैल्यू है वो आपकी प्राइमरी सेल से भी ज्यादा होनी चाहिए, इंडिविजुअली सेकेंडरी से भी ज्यादा ही होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ई ग्रेटर देन E1, E2, मतलब बैटरी का जो मेन बैटरी का ईएमएफ है, सबसे बड़ा ईएमएफ आपका बैटरी का बड़ा वाला ये वाला होगा जिसके साथ आपने पोटेंशियोमीटर सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है। और उसके बाद दूसरा होगा जो E1 और E2 होगा। E1 E2 हमेशा आपके बैटरी से, मेन बैटरी से, जो बैटरी एलिमिनेटर है, इसको आप बैटरी एलिमिनेटर बोलोगे, बैटरी एलिमिनेटर से जो कनेक्टेड है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी दोनों इंडिविजुअल बैटरी से। यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर को जैसे कनेक्ट कर रखा है और गैल्वेनोमीटर के साथ ये जो है आपका ये जॉकी है। तो मान लो कि मैंने फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट केस में मैंने क्या किया कि E1 को, मतलब प्राइमरी सेल को मैंने, प्राइमरी सेल के टर्मिनल 1 को मैंने 3 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही आपने कनेक्ट कर दिया तो देखो एक सर्किट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वो सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है वो देखो आप। यहां से आपका प्लस जो है इधर इस तरफ जा रहा है, ठीक है, फिर ये इधर से इधर जा रहा है और फिर ये इधर से इधर जा रहा है और फिर यहां से ये एक पॉइंट N1 तक आ रहा है। तो अभी N1 तक देखेंगे। मान लिया कि मैंने N1 तक की जो लेंथ है हमारी, N1 की जो लेंथ है वो L1 के इक्वल है। तो N1 इक्वल टू मैंने लिखा L1। तो L1, और मैंने ये भी बोला कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, मतलब हर एक यूनिट लेंथ के वायर की जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको मैं कुछ मान लेता हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल ड्रॉप per unit length of wire is phi मान लेता हूं मैं। तो L1 लेंथ की पोटेंशियल कितनी होगी, यहां से यहां तक की A से N1 तक का मैंने माना है, तो N1 लेंथ तक की वायर की पोटेंशियल कितनी होगी, phi L1 की होगी।
क्योंकि यूनिट लेंथ की पोटेंशियल ड्रॉप फाई है तो L1 लेंथ की पोटेंशियल ड्रॉप फाई L1 की होगी। अब यही वायर यहां से आप देखो इस तरफ गैल्वेनोमीटर में गया हुआ है और गैल्वेनोमीटर में आपको नल पॉइंट यहाँ पे जीरो मिल रहा है। मतलब नल पॉइंट कब जीरो मिलेगा? जब करंट यहां से होके जाएगी जीरो। क्योंकि आपने देखा, आप पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे जो जॉकी है, आप जॉकी को टच करा के देख रहे थे, एक बार यहाँ पे टच कराया, यहाँ पे टच कराया, नल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। इस ड्यूरेशन में आपको नल पॉइंट आपको N1 पॉइंट पे मिला। तो जिस जगह पे आपको नल पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब वहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, नो डिफ्लेक्शन। और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब वहां पे करंट नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां से जब वायर इस तरफ चली होगी गैल्वेनोमीटर में, यहाँ पे करंट नहीं है, तो पोटेंशियल क्या होगा? V इक्वल टू IR होता है। तो जब करंट ही नहीं है तो पोटेंशियल तो होगी नहीं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से होके। तो यहाँ पोटेंशियल नहीं होगी तो आप यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हो जी कि एक तो पोटेंशियल मैंने लिखा, एक ये क्या कर रहे हो आप, एक लूप में बना देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो मैं कौन सा लूप ले रहा हूं? देखो, A N1 G 3 और 3 से 1 कनेक्टेड है, 3 1 E1 और फिर A। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे एक पूरा लूप ले लेता हूं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इन लूप A N1, पहले मैं A N1 लिख रहा हूं, A N1, N1 के बाद ये गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट हो रखा है तो G, और गैल्वेनोमीटर से पॉइंट 3 और 1 कनेक्टेड है तो 3 1, और 3 1 से आपका E1 कनेक्टेड है बैटरी का तो E1 और फिर A। तो ये एक लूप हो गया जिसमें A से N1 तक का पोटेंशियल आपने पहले से लिखा था फाई L1। फिर आपने बोला गैल्वेनोमीटर के पास तो पोटेंशियल है ही नहीं तो जीरो कर दिया। अब देखो ये 3 और 1 से कनेक्टेड होता हुआ कहां पे जा रहा है? बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट हो रहा है। तो मैंने बताया था कि बैटरी से निगेटिव से कनेक्ट होगा तो -E1 इक्वल टू 0 लिखना। तो ये आपके पास आ गया फाई L1 इक्वल टू E1। एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे ये मिलता हुआ आपको दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये 3 और 1 का कनेक्शन हटा रहा हूं क्योंकि मैंने बैटरी को पहले प्राइमरी सेल से कनेक्ट किया था। तो अब बैटरी का कनेक्शन हटा देता हूं और मैं सेकेंडरी के लिए कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, मतलब सेकेंडरी सेल से इसको कनेक्ट कर देता हूं। तो सेकेंडरी सेल से कनेक्ट कर दिया तो अब हमारे पास लूप हो गया A, और हमें बैलेंस पॉइंट कहां पे मिल रहा है? इसको सेकेंडरी से जब आप कनेक्ट करते हो तो हमें बैलेंस पॉइंट अब इस बार मिल रहा है दूसरे पॉइंट्स पे, मतलब N2 पे हमें बैलेंस पॉइंट मिल रहा है। और मैंने माना कि N2 जो हमारा लेंथ है तो A से N2 तक का लेंथ को मैं मान लेता हूं L2। तो अब मैं केस 2 की बात करूंगा, केस 2 जहां की आपके पास A N2 जो है ये L2 लेंथ को बता रहा है, ये L2 लेंथ को बता रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब मैं यहां पे एक लूप ले लेता हूं, इन लूप। इस बार लूप जो है बैटरी, दूसरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी से जुड़ी हुई होगी तो A N2 G, A N2 G, देन G के बाद ये 3 तक गया है, 3 से 2 को कनेक्ट किया हुआ है तो 3 2, और 2 के बाद फिर ये सेकेंडरी सेल E2 है और फिर A। तो ये आपका एक लूप हो गया। अब इस लूप में आप देखो कि पोटेंशियल कितना है, A N2 का पोटेंशियल कितना होगा? तो फाई L2 लिखोगे आप क्योंकि L2 लेंथ पे है पोटेंशियल। और आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट मिला था तभी तो आप N2 पे नल पॉइंट मिला, तभी तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे करंट जा नहीं रहा तो +0, पोटेंशियल 0 होगी यहाँ पे। और फिर ये इस तरह से कनेक्ट होता हुआ 3 से 2 से होता हुआ E2 के निगेटिव से कनेक्ट हो रखा है तो -E2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स अब आपके पास आ गया दूसरा इक्वेशन आ रहा है फाई L2 इक्वल टू E2, और ये आपके पास आ गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 भी आपने निकाल लिया, इक्वेशन 2 भी निकाल लिया, दोनों इक्वेशन निकल गए आपके पास। अब आपका काम थोड़ा और आसान हो गया क्योंकि अब आप करने जा रहे हो सिर्फ दोनों को डिवाइड, और आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। आप कंपेयर करके चाहो तो देख सकते हो। मैं यहां लिख रहा हूं 1
डिवाइडेड बाय 2। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो जो कंपेयर किया हुआ इक्वेशन है वो आपको इस तरह से मिल जाएगा, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। और यही प्रैक्टिकल में भी आप देखोगे, इसी फॉर्मूले का वहां पे आपने भी इस्तेमाल करना है, E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि फाई क्या है। तो मैं बताऊं कि जो भी एक वायर आप लेते हो, ठीक है, मान लो कि ये एक वायर मैंने ले ली, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूं कि एक वायर तो सिलेंड्रिकल होती है, तो मैंने यहाँ पे एक वायर ले ली और इस वायर में मैंने बोला कि यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब अगर इसका यूनिट लेंथ ये है तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगर दूसरा अगले उतने ही पार्ट का पोटेंशियल ड्रॉप देखें तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप वही होगा, तीसरे का भी पोर्शन देखें तो इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप वही होगा, चौथे का भी पोर्शन देखें तो इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप वही रहना चाहिए। तो मैंने माना कि यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप, अगर इतने से लेंथ की पोटेंशियल ड्रॉप अगर फाई है, ये फाई है, तो ऐसे ऐसे मान लो कि यहाँ पे कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, तो टोटल का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो आप डायरेक्ट लिख पाओगे उसमें 5 पाई 5। तो उसी तरह से मैंने बोला कि अगर यहां से यहां तक की लेंथ, हमारी वायर की लेंथ अगर हमारे पास L1 मिल रही है, जहां पे अभी हमें नल पॉइंट मिल रहा है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास क्या होगा, तो फाई L1 का होगा, क्योंकि हमारे पास A से N1 तक फर्स्ट केस में पोटेंशियल ड्रॉप N1 पे मिल रहा था, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप हमें फाई जो है, जितनी भी लेंथ है उस लेंथ के से मल्टीप्लाई करो यूनिट पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को, तो आपको फाई L1 मिल जाएगा। एक्चुअल में यूनिफॉर्मिटी को देखते हुए ये काम किया जाता है कि भाई यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है तो वायर जितनी है उसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इस चीज को ध्यान में रखे हुए कर किया जाता है, क्योंकि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका सेम है, तो इसमें कोई चेंजेस तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे पूरे वायर को ध्यान में रखते हुए उसके यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि ये फाई होगा। और जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसकी सेंसिटिविटी, पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो इंक्रीज करने के कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, और आपको यहाँ पे साफ दिखेगा बिल्कुल सही चीज कि सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिड्यूस करके, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसको रिड्यूस किया जाए तो इंटेंसिटी जो है, इसकी सेंसिटिविटी जो है पोटेंशियोमीटर की, वो आप इंक्रीज कर सकते हो। पहला जैसे आपने बताया कि इसकी आप कर सकते हो, इसकी लेंथ को अगर बढ़ा देते हो, वायर की लेंथ यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 4 है, और इससे बाद वाले में मैंने देखा जो मैंने पोटेंशियोमीटर बनाया हुआ है इसमें 600 सेंटीमीटर की वायर, तो ऑब्वियस सी बात है जो 400 सेंटीमीटर की वायर है उससे ज्यादा सेंसिटिव होगा 600 सेंटीमीटर की वायर, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर मेन करंट कौन सा है आपका, मेन करंट आपका ये वाला है जो बैटरी वाला है पोटेंशियोमीटर में, अगर मेन करंट की वैल्यू को अगर आप रिड्यूस कर दो तो भी इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, वो भी इंक्रीज कर सकती है। ये भी सवाल वहां पे पूछते हैं कि भाई अच्छा ये जो आपने बैटरी लगाई है, ठीक है, या बैटरी एलिमिनेटर लगाई है आपने पोटेंशियोमीटर में, इसके करंट को अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या पोटेंशियोमीटर में, तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इसका इस दोनों का E1 और E2 का रोल मेजर में आ जाएगा, तो इसकी सेंसिटिविटी और भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। और व्हाई डू वी प्रेफर द पोटेंशियोमीटर विथ लॉन्ग ब्रिज वायर, तो क्लियर सी बात है यहाँ पे कि टू इनहेंस द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, है ना। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ये कहेंगे कि डिटरमाइन द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, जो कि यहाँ पे आपने निकाला है E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। लेकिन अगर मैं दूसरे डायग्राम की बात करूं, यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें बोला जाएगा डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालनी है सेल की, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस बॉक्स को, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मैं बिना मेहनत किए आपको बताऊं कि आप अगर यहाँ पे
जैसे आप N1 पॉइंट आपको मिल रहा है फर्स्ट वाले में, ठीक है, आपने इसको कनेक्ट नहीं किया, मान लो अभी मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया बैटरी को, यहाँ पे स्विच इसको, ये स्विच हटा रखा है मैंने, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई रोल अभी है नहीं, मैं ऐसा मान लेता हूं कि कोई रोल अभी रेजिस्टेंस बॉक्स का नहीं है फर्स्ट केस के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट केस के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई रोल नहीं है तो इसमें रोल किसका है, पहली वाली बैटरी का सिर्फ जाएगा रोल। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं कि पहली वाली बैटरी अगर आपने कनेक्ट कर रखी है तो क्या लिखोगे यहां पे आप, तो आपके पास एक लूप मिलेगा A-N-1-G-E-A, तो मैं लिख देता हूं यहां पे A-N-1-G-E-A, और इस लूप में जैसे हमेशा की तरह मैंने अभी देखा वहां पे, तो मैं ये लिखूंगा phi L1 इक्वल टू E, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे phi L1 इक्वल टू E, जैसे मैंने वहां पे लिखा था phi L1 इक्वल टू E1, तो यहां पे phi L1 इक्वल टू E मैं लिख रहा हूं। अब सेकेंड केस में, ये फर्स्ट केस है आपका, सेकेंड केस में जैसे ही आप रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करोगे, तो रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर रेजिस्टेंस बॉक्स या किसी तरह का रेजिस्टेंस आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो उसका ईएमएफ नहीं रह जाता, वो वोल्टेज में चेंज हो जाता है। तो ये अब ई नहीं रह गया, ये वी में चेंज हो गया, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज को ईएमएफ बोला जाता है, और जैसे ही आपने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज वहां पे कुछ करंट ड्रॉ हुआ, और जब करंट ड्रॉ हुआ तो वो ईएमएफ नहीं रह गया, वो क्या हो गया, वो वोल्टेज हो गया। और जैसे ही वो वोल्टेज हो गया और आपने देखा कि अब आप दूसरे लूप में ले रहे हो, तो दूसरा लूप जो कि AN2 वाला लूप है, AN2G इस तरह से लूप जा रहा है, तो इसके लिए आप यहां पे लिखोगे phi L2। और जैसे उसमें भी आपने पहले वाले केस में इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे में डिवाइड किया था, तो आपको मिला, यहाँ पे मिलेगा, वहां पे मिला था E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2, यहाँ पे आपको मिल रहा है E by V इक्वल टू L1 by L2, ये आपको मिलने जा रहा है। और अगर आपने E के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो E इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में लिखूंगा, E इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहां की स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस होता था और कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता था, और V इक्वल टू होता है IR। और मुझे क्या वैल्यू चाहिए, किसके लिए चाहिए, मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करनी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे लिख रहा हूं I R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन में IR, दिस वन इज इक्वल टू L1 by L2। I और I कैंसिल कर दो आप, ये हो जाएगा R, सेपरेट करके लिख रहा हूं, R by R प्लस स्मॉल r by कैपिटल R, दिस वन इज इक्वल टू L1 by L2। और जब आप ऐसे लिखोगे तो यहां पे देखो आप, इसके बाद क्या आएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r by कैपिटल R इक्वल टू L1 by L2। तो स्मॉल r by कैपिटल R, दिस वन इज इक्वल टू L1 by L2 माइनस 1। और अब यहाँ पे स्मॉल r आप चाहते हो स्मॉल r की वैल्यू, तो स्मॉल r की वैल्यू आपके पास सामने आ रही है, तो ये हो जाएगा, एलसीएम अगर मैं ले लूं तो L1 माइनस L2 बाय L2 इंटू R, जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आ जाएगा। और ये फॉर्मूला आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ सेल शुड बी यूज्ड इन मेन सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड व्हाई। मेन सर्किट में किस तरह का सेल यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे बता दूंगा कि अब तो बैटरी एलिमिनेटर और ड्राई सेल यूज करते हैं हम लोग नॉर्मली, लेकिन वहां पे आपको देखना पड़ेगा, पहले जो सेल यूज किया जाता था वो लेक्लॉन्से सेल था। मेन सेल के सर्किट में, पोटेंशियोमीटर के मेन सर्किट में लेक्लॉन्से सेल का यूज किया जाता था, और क्यों यूज किया जाता था वो भी मैं बता दूं।
क्योंकि ये बड़ा ही यूजफुल होता था। जब भी सर्किट से करंट ड्रॉ ऑन होता था बड़े शॉर्ट टाइम में वो करंट का फ्लो हो जाता था, है ना। और जब ये मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेता था, मेन फैक्ट यही था कि इलेक्ट्रिक लॉन्चर सेल से इंस्टेंट करंट का फ्लो होता था और वो टाइम सेविंग होता था। इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए जहां पे बैटरी का कनेक्शन सिर्फ दिख रहे हो आपको और कुछ है नहीं, तो क्वेश्चन यहीं पे बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि करे पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ इट्स लेंथ द नल पॉइंट ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। नल पॉइंट दोनों का प्राइमरी सेल का जो है, एक का इस पे है 120 पे और दूसरे का 300 पे। तो हमने जो स्टडी किया है वो स्टडी किया है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, तो V इक्वल टू क्या होगा KL, K इंटू L। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेना है। पहले वाले सेल में देखो बैटरी, अगर मैं दूसरे वाले को देखूं, ये वाला दूसरा वाला कनेक्शन देखो जो कि 300 पे जा रहा है, तो बैटरी का अरेंजमेंट तो ऐसा ही होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसका मतलब इसका अरेंजमेंट बिल्कुल सिस्टमैटिक है। तो पहले वाले का E1 और दूसरे का E2, इसका दोनों का सीरीज में कनेक्शन है और ये दोनों मिलके क्या बन रहा है 300, क्योंकि 300 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस में है, तो 300 इंटू K। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देखो ये V है, ये पूरा का पूरा V है और ये L है और ये K है। तो V इक्वल टू KL जो मैंने ऊपर में दिखाया वही है। दूसरे इस केस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस केस में क्या है कि E1 तो आपका ठीक है, लेकिन E2 जो है वो अपोजिट कनेक्टेड है, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो ये अपोजिट है। तो E1 माइनस E2 इस तरह से आपको लेना पड़ेगा, E1 माइनस E2। और दिस वन इज इक्वल टू आपके पास 120K पे ये बैलेंस में है, तो 120K। अब देखो हो गया ना काम आसान। आपको क्या करना है, सीधा ऐड कर दो, E2 कैंसिल होगा, 2E1 इक्वल टू आपके पास आ रहा है, कैलकुलेशन ही है और कुछ अब रहा नहीं। तो आप यहां पे लिख सकते हो 2E1 इक्वल टू 420K। तो E1 इक्वल टू आपके पास यहां पे मिल जाएगा कितना 210। E1 इक्वल टू 210K, ये E1 मिल गया। E1 की वैल्यू को E2 में जैसे ही रखोगे तो किसी एक में रख लो आप, मान लो मैं इसमें रख देता हूं, तो E1 आपके पास 210 है प्लस E2 इक्वल टू 300, ठीक है। तो E2 इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 300 माइनस 220 मतलब 90K। K यहां पे लिख दो आप, 90K आ गया। तो ये आ गया। तो अब आपके पास जो बैलेंसिंग पॉइंट है, देखो बैलेंसिंग लेंथ, अगर जैसे कि दूसरा वाला इसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1 सेल के लिए पोजीशन नल पॉइंट के लिए क्या होगी। तो एक इंडिविजुअल E1 सेल के लिए पूछा जा रहा है, यहाँ पे अभी तक हमसे दो कंबाइन के लिए दिया गया था, तो अब इंडिविजुअल के लिए पूछा जा रहा है। तो इंडिविजुअल के लिए भी आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो। देखो वो कैसे, E1 इक्वल टू आपके पास आ गया कितना, E1 इक्वल टू आ गया 210K, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपका काम यहाँ पे से और आसान होगा, अगर ये वैल्यू आपके पास आ गया है तो यहाँ पे आप लिख लो इतना। उसके बाद ये सेकंड वाले को आप सॉल्व करने जा रहे हो। आप वो क्या बता रहा है कि बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E1, जैसे आपके पास फॉर्मूला क्या था, E1 इक्वल टू L1 इंटू K, है ना। तो L1 इक्वल टू कितना आ जाएगा E1 बाय K, और E1 जो है आपका 210K बाय K। K और K कैंसिल कर दो, मतलब 210 सेंटीमीटर पे आपको E1 इंडिविजुअली जो है वो बैलेंस पोजीशन को दिखाएगा।